नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का ये खास कार्यक्रम बतकही बिहार की। और बिहार से बतकही की जो शुरुआत हो रही है वो एक बड़ी खबर के साथ हो रही है। और बड़ी खबर ये है कि अब बिहार में नई वोटर लिस्ट जारी हो गई है, नई वोटर लिस्ट आ गई है और ये तय है कि इस वोटर लिस्ट से ही अब बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इसके साथ ही ये भी तय है कि इस वोटर लिस्ट के बाद सियासी लड़ाई भी और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, क्योंकि जिनके नाम छूट गए हैं वो आरोप लगाएंगे कि मेरे नाम कट गए हैं, और जिनके नाम गलती से रह गए हैं, जिन्हें नहीं होना चाहिए था, उन पर भी आरोप लगेंगे कि ये नाम जानबूझकर किसी ने अपने फायदे के लिए जुड़वाए हैं। तो तय बात तो यह है कि चाहे जो भी वोटर लिस्ट में नाम कटा हो या जुड़ा हो, कांग्रेस और पूरा विपक्ष खास तौर से चुनाव आयोग को तो घेरेगा ही घेरेगा। लेकिन इस पूरी बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले हम ये जरा समझने की कोशिश करते हैं आंकड़ों के जरिए कि ये जो नई वोटर लिस्ट आई है इसमें जो जोड़ घटाव हुआ है वो दरअसल है कितना। और इसके लिए हमारे पास है तीर्थेश जी, जिनके पास सारे आंकड़े मौजूद हैं। मोटा मोटी क्या आंकड़े कहते हैं सर? मोटा मोटी आज जो इलेक्शन कमीशन ने जो पेश किया प्रेस रिलीज था, प्रेस रिलीज में 7 करोड़ 42 लाख जो मतदाता हैं वही एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए बिहार में। यानी जो आप बोल रहे थे बिहार में चुनाव इसी से होगा, इतने वोटर्स के साथ। अब थोड़ा सा मैं आंकड़े पर आपको बताता हूँ। 24 जून को जिस समय बिहार में वोटर्स लिस्ट कितने थे, 7 करोड़ 89 लाख। अगस्त 1 में जब SIR 1 महीने के बाद जब वो नया वोटर लिस्ट ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो आया था उस समय जो वोटर लिस्ट थे 7 करोड़ 24 लाख। आज जो डेटा उसमें भी ये भी बताया गया था जो कि 65,64,000 वोटर्स इनएलिजिबल हैं, हटाए गए थे। अब आज जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें इनएलिजिबल वोटर्स की संख्या 3,66,000 और बढ़ गई है। 21,53,000 वोटर्स ऐड हुए हैं जो फॉर्म 6 जमा किए हैं। अच्छा। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये फॉर्म 6 क्या होता है। फॉर्म 6 जो नए जो उम्मीदवार होते हैं, पहली बार वोटर्स जो होते हैं वो भरते हैं। और साथ में अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी गए हैं तो आप इसी फॉर्म को भरते हैं। अच्छा, मतलब तो आप पहले भले ही वोट किसी विधानसभा में देते हो, अगर आप शिफ्ट करा रहे हैं तब भी आपको फॉर्म 6 के जरिए ही आप पहला वोट दे सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए। तो ये पूरा ये है जो कि अब 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स हैं। अगर आप जोड़ लीजिए उस समय के इन एलिजिबल वोटर्स जो 65,66,000 थे और आज 3,66,000 है, तो 69 लाख के आसपास हो रहे हैं। 69 लाख के आसपास हो रहे हैं। अब इसमें ये संख्या ये नहीं पता चल पा रहा है जो 21 लाख ये जो आउट हुए हैं ये 21 लाख फिर से उसमें भी हैं क्या कोई? अच्छा, ये मतलब नहीं कंफ्यूजन कुछ 69 लाख में से 21 लाख घटा दें और ये बताएं कि अब कितना बचा रह गया है। ये अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उनके प्रेस रिलीज आया है। हमको लगता है धीरे धीरे वो और जारी करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जारी करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी तक आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, अभी तक नहीं जारी हो चुके हैं। लेकिन प्रोसेस करने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता जिलों के ऑलरेडी जो है जैसे पटना के डीएम ने कर दिया है ऑलरेडी जो कि 1,60,000 करीब ऐड हुए हैं। तो ये पूरा वो है। सबसे बड़ी बात है जो कि अब ये मामला 7 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, फाइनल सुनवाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये कह दिया था जो कि अगर मैं देखा थोड़ी सी भी धांधली हूँ तो सबको ये नए फ्रेश सीरियस करके फिर से नए सिरे से वोटर लिस्ट जारी करने का भी फरमान सुना सकते हैं। लेकिन शकील जी, आंकड़े सारे आ गए, जो चुनाव आयोग को देने थे उन्होंने दे दिए। फाइनल वोटर लिस्ट अपनी तरफ से जारी कर दी। थोड़ा बहुत सुधार की गुंजाइश और होगी, वो हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है ही, लेकिन ये सारी लड़ाई ही तो इसी बात को लेकर के थी ना कि किसका वोट जुड़ा और किसका वोट कटा। फॉर्म 6 को लेकर के भी तमाम अलग अलग दावे किए गए थे।
चुनावी धांधली की बात की गई थी, वोटर लिस्ट में धांधली की बात की गई थी कि 80 साल की महिला फॉर्म 6 का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। ये बात तो फिर से आएगी दोबारा। सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि सर की फाइनल लिस्ट अगर आ गई है तो इसको इस तरीके से मान लिया जाए कि यहीं पर अब इस विवाद पे विराम लग गया, क्योंकि जिनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे। देखिए अविनाश जी, इस सर की फाइनल लिस्ट आने के बाद, यानी बिहार चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद सियासी गलियारों में दो तरह की चर्चाएं हैं। पहली चर्चा ये है कि इस लिस्ट के आने के बाद चुनाव आयोग ने एक तरीके से अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है, तो जो भी इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे थे, सियासी दल जो आपत्तियां जता रहे थे, उन आपत्तियों पे उसने सब कुछ क्लियर कर दिया कि भाई जिनके वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं थे उनके नाम मैंने ड्राफ्ट के बाद फाइनल लिस्ट में ऐड कर दिए। अब 21 लाख वोटर जुड़े हैं, ये अलग पहलू है कि वो वोटर नए वोटर हैं, शिफ्ट वाले वोटर हैं, किस खेमे के वोटर हैं, सियासी दल सवाल उठाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये विराम है या लड़ाई की नई शुरुआत है, क्योंकि जैसा सर ने डेटा बताया उस आंकड़े के लिहाज से जो पुरानी वोटर लिस्ट थी, उस वोटर लिस्ट में करीब करीब अब 65 के बाद 3 लाख और जोड़ लीजिए तो करीब करीब आंकड़े 70 लाख वोटर का पहुंचता है, जो 70 लाख वोटर पुरानी वोटर लिस्ट से मिसिंग है। अब ये सवाल होगा सियासी दल के जो है कार्यकर्ता और सियासी दल के वोटर, जो कोर वोटर हैं, वो अपने अपने दलों के पास पहुंचेंगे। अब रिवीजन चलेगा कि भाई किनके वोटर कटे हैं और ये 21 लाख वोटर में कितने वोटर किनके जुड़े हैं। किनके जुड़े हैं नहीं, लेकिन ये बता पाना बहुत मुश्किल है किस पार्टी के जो आप जिस सर पार्टी, जैसे मैं वोटर हूं तो मैं तो जानता हूं कि मैं आरजेडी को वोट दे रहा हूं, मैं कांग्रेस को वोट दे रहा हूं, तो मैं तो फरियाद लगाने जाऊंगा ना अपने सियासी दल के नेताओं के पास कि बाबा जी हमारे तो वोट कट गए गुरुदेव। हाँ, कैसे होगा लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 1 महीना का समय भी दिया था, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक आप अपना जो भी वो 65 लाख वाले में। हाँ 65 लाख वाले में ये दिया था, लेकिन उसमें तो सर ये है ना कि 3 लाख वोटर को इन्होंने 2 लाख 2.5 लाख वोटर को शायद नोटिस भेजे थे, उस नोटिस के बाद 3 लाख वोटरों के लिस्ट उसमें से काट दिए। लेकिन सवाल जो अब वो 65 कौन है, सर ने बिल्कुल सही बात बोली, 65 कौन है वो तो नहीं समझ में आएंगे। 65 कौन है, वो पलायन वाले हैं, हम आप जैसे जो है जिनको एनआरआई बिहारी बोला जाता है, वो बिहारी हैं कि जो कि रहते तो मूलतः बिहार के निवासी हैं लेकिन वोट देने नहीं जाते हैं। हमारे सो कॉल्ड वोटर आई कार्ड हैं हमारे पास बिहार के। अविनाश जैसे है ना, एक चीज अगस्त 1 को जो लिस्ट आई थी 65 लाख ड्राफ्ट वाले में, उसमें ये था जो कि जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है उसमें 22,34,000 वोटर्स थे। परमानेंटली जो यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं वो 36,28,000 थे, और जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो 7 लाख के करीब है। जो तो ये तीनों दिया था कोर्ट में। ये सारे आंकड़े हो गए। आजाद जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जैसा कि शकील जी ने कहा कि जिनका नाम कटा है, अगर वो आरजेडी का वोटर है तो तेजस्वी के पास जाएगा या आरजेडी के पास फरियाद लगाने जाएगा, या जो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, सबके कटे होंगे तो सबके ही कटे होंगे, और सब पॉलिटिकल पार्टीज के अपने रिप्रेजेंटेटिव बीएलए वो भी होंगे। लेकिन सवाल ये है कि बिहार जैसे राज्य में जहां पे चुनाव आयोग ने कहा है कि हम वोटर लिस्ट जारी कर रहे हैं वेबसाइट पे, क्या बिहार के गांव के वोटर को ये तय कर बहुत पाना बड़ा सवाल या है, उसको ये चेक बिल्कुल कर अच्छा पाना मुद्दा इतना आपने आसान उठाया। काम है कि वो तय ही नहीं कर पाएगा कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है? नहीं, अभी चूंकि चुनावों का वक्त है तो पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल ज़मीन की सतह पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने वोटरों को लेकर बहुत सजग होगी। और मुझे पूरा यकीन है, अब मैं देखता हूँ, पिछली बार भी देखा था जब ड्राफ्ट आया था तो तमाम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में हर इलाके के अलग अलग पूरी वोटर लिस्ट जो है डाउनलोड होकर एक दूसरे जगह भेजी जा रही थी, चेक किया जा रहा था। जैसे ही वोटर लिस्ट आया, हमारे कई सारे लोगों ने मुझसे कहा कि भाई मेरा चेक करो कि मेरा नाम है, इस बार की नहीं है, पिछली बार तो था। तो मुझे लगता है कि ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास ये दिक्कत है, लेकिन जो लोग एक्टिव होंगे चुनाव में, खासकर अगर चुनाव का वक्त नहीं होता तो मैं समझता कि नहीं, अभी तो चुनाव के वक्त में ज़मीन पर लोग काम कर रहे हैं, उन तक लोग पहुंचेंगे। हाँ, अब इसमें तय बात है कि कई लोगों को उलझाया जा सकता है,
कहाँ तुम्हारा नाम है भुलाया जा सकता है। ऐसे भी इतने कमज़ोर और गरीब या जानकार से दूर ही लोग अभी भी रहते हैं। लेकिन जो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो वोट अगर आप देखेंगे कि 65 लाख का खेल यानी 69 लाख पर गया और 21 लाख नया जुड़ा, तो इस पूरे खेल में आप देख रहे हैं कि 49 लाख के करीब वोट जो है नाम कट गए। यानी इस ड्राफ्ट से लेकर फाइनल ड्राफ्ट के बीच में, तो आप इसमें अब तय कर पाना किसी के लिए भी ये मुश्किल है अभी इस वक्त, क्योंकि जब तक के रिएक्शन नहीं आ जाए कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर में इस पर सारी बातें। एक चीज मैं यहाँ पे रुकूंगा, वो 49 लाख है कि 70 लाख है, ये भी तो कंफ्यूजन। जैसे ये कि 65 तो ऑलरेडी कटे पुराने वाले में, 3 अभी इन्होंने ड्राफ्ट में काटे, तो 69 हो गए। एडिशनल जुड़े हैं 21 लाख, तो वो तो 70 या 69 ऑलरेडी एडिशनल में क्या है कि उन 65 लाख में कटे हुए कई लोग भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं जिसका है। भी क्लैरिफिकेशन नहीं अभी है। नहीं आया है, अभी आएगा। फॉर्म 6 भरेंगे, हाँ, जिनके नहीं, नाम नहीं, कटे हैं। नहीं उनके लिए फॉर्म 16 देखिए, फॉर्म 6 उनके लिए तो नहीं है। फॉर्म 6 उनके लिए फॉर्म नहीं है। 6 2 आदमी के लिए जो नए वोटर्स हैं, जैसा बताया कि नए और जो वोटर्स और शिफ्ट किए हैं, शिफ्ट वाले उनको भी वोटर। उस विधानसभा अब में जिनके नया वोटर नाम माना कटे जाएगा, तो उनके लिए फॉर्म 6 इस्तेमाल है ही नहीं सर। तो ये आंकड़ा 69 या 70 नहीं है। अभी आपको आंकड़े में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। ये बात अभी इलेक्शन कमीशन ही इसमें देखिए कुछ मैं कह रहा हूं clarification कि दे सकता अगर देखिए 21 लाख आप बढ़े हुए मानिए, क्योंकि कभी भी मुझे इस पर ये बात नहीं आ रहा है। देखिए ये 21 लाख उन्हीं लोगों में से होंगे जिनके नाम किसी भी वजह से कट गए होंगे, ये एकदम तय है। नहीं तो मैं सीधा अब कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ये 7 मामला तारीख को सीधे जाकर ये रद्द हो जाएगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। क्यों? क्योंकि 65 लाख पर ही इतना हंगामा था, 69 लाख पर तो जमीन मतलब खिसक जाएगी तमाम नेताओं की, और इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। जो हम डेटा देख पा रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि उसी डेटा के अंदर में जो सुधार हुआ है और जो 12वां दस्तावेज आया है उसकी वजह से ये इसको संभावना ये भी हो सकती है। इसको आसान भाषा में ये कहें कि पहले जो 70 लाख नाम कटे थे उसमें 20 लाख नाम जुड़ गए हैं, और अब जो वोटर लिस्ट है टोटल पुरानी वोटर लिस्ट में से 50 लाख के आसपास जो नाम है वो डिलीट कर गए हैं। ये और 50 लाख कोई छोटी संख्या नहीं है, ये बताने की ये जरूरत सबसे है। बड़ी चीज क्योंकि वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, और सारे, अगर आपको पहले याद 65 लाख का भी फिगर है मेरे पास, जो कि 3 लाख से ज़्यादा 4 डिस्ट्रिक्ट्स में कटे थे, 2 लाख से 3 लाख के बीच 10 डिस्ट्रिक्ट्स में कटे थे, 1 लाख से 2 लाख के बीच 13 डिस्ट्रिक्ट्स में कटे थे, और 1 लाख से कम वाले में 11 डिस्ट्रिक्ट। और अभी तो हम तो डिस्ट्रिक्ट वाइज बात कर रहे हैं। अगर असेंबली वाइज बात करने लगे तब तो 5-5 हजार 7-7 हजार वोट भी बहुत बड़ी चीज होती है। उस वहाँ पर विधानसभा के चुनाव में अगर आप जाएं तो इतने पे तो जीत हार 2020 में लेकिन एक चीज़ अविनाश और बताऊं, जैसा इसने दिया है इलेक्शन कमीशन ने, जैसे डेथ की वजह से ये लोग नहीं काटे थे, तो 22,34,000 काटे हैं। मान सकते हैं वो लोग तो अब नहीं होंगे, लेकिन उसमें भी कुछ फिगर आया जो कि डेथ हो गया है, डेथ नहीं भी है, और उनका कट गया। राहुल गांधी ने कहा ना कि मैं तो मुर्दों के साथ चाय पी रहा हूँ, कांग्रेस मुख्यालय में वो मुर्दों के साथ चाय पी रहे थे। देखिए आप अगर सीधा मैथमेटिक्स लगाएं कि 50 लाख वोटर यानी कट गए हैं, तो हर मतलब 200 जो 43 सीटें हैं, इसका मतलब है कि 20,000 से प्लस हर विधानसभा में वोटर कटे हैं, और 20,000 से हार और जीत का फैसला हो जाता है। 80% सीटों पर होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं डेटा अभी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 50% प्लस सीटों पर सीट यानी जीत और हार का 10,000 20,000 का असेंबली में 2,000 3,000। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये लेकर जाएं तो 20,000 इतनी बड़ी संख्या है कि ये कई सारे मैथमेटिशियन को या मतलब पोल एनालिस्ट हैं या स्ट्रेटजिस्ट हैं, सबका दिमाग कंफ्यूज कर देगा। और इससे कोई बड़ा अगर खेल हो जाता है तो इसमें किसी तरह के अंदेशे की बात नहीं है, मुमकिन है, दिख पा रहा है कि 20,000 एवरेज मतलब कहीं पर लाख वोट भी होंगे, यानी एक विधानसभा में 20,000 वोट का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम जब बात कर रहे हैं तो 50 लाख वोटरों के कटने की बात कर रहे हैं। 2003 में एक और स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन हुआ था, चुनाव आयोग ने किया था। उसमें
एक बड़े अधिकारी ने मुझे बताया था व्यक्तिगत बातचीत में कि उन्होंने सिर्फ 17 लाख नाम काटे थे, करीब करीब 16 से 17 लाख नाम काटे थे। और उसी आधार पर 2005 में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो 90 से बिहार में शासन करने वाले लालू प्रसाद यादव 2005 में नई लिस्ट के साथ चुनाव होता है और वो चुनाव हार जाते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड करना पड़ेगा, जो क्या उससे पहले चुनाव पेपर पर होता था, बैलेट से होता था। बैलेट से होता था, उसके बाद चुनाव ईवीएम से होने लगा। तो ये भी आपको बताना पड़ेगा, जो क्या दो चीज़ हुआ, जो क्या ईवीएम से चुनाव शुरू हुआ और साथ में ये जो लेकिन 2000 के बाद बिहार में चुनावों में भारी तौर पर मतलब जो काफ़ी चेंजेस हुए और चुनाव में आम और गरीब लोग भी 2005 के चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई थी। मैंने अपने बचपन में चुनाव देखे हैं। मैंने 95 का भी चुनाव देखा है, जिसमें बहुत ज़माने में उस ज़माने में हंगामा बहुत हुआ था टीएन सेशन का। लेकिन उस दौर में भी गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को, क्योंकि हर बूथ की जो कैप्चरिंग या कहीं के बूथ का जो सिलेक्शन होता था वो नेता अपने लोगों के हिसाब से ऐसे स्कूल में, ऐसे इलाके में करवाते थे। किसी का मोहल्ला कहीं और है और उसको 2 किलोमीटर दूर वोट देने जाना है। हाँ। और वोट के दिन वो लोग तमाम आपस में साथ में बैठकर रहते थे। उस दिन दुश्मनों से भी बढ़कर दुश्मनी करते थे। और हमने ये देखा है, छोटी छोटी जगहों पर देखा है कि बहुत बड़े पैमाने पर धांधली होती थी। 2005 के चुनाव में इस तरह की धांधली 2000 तक आते आते बहुत सुधार हो चुका था और 2005 में और सुधार हुआ था। और अब देखता हूं मैं कि चुनावों के मौके पर बिल्कुल मतलब जो फोर्स होती है, कोई भी फोर्स अगर न भी हो तो किसी की अब ये हिम्मत नहीं होती है कि बूथ को लूट ले या बूथ पर आकर कोई बूथ कैप्चरिंग जैसी बात कर ले। हमने तो कहा कि 2000 के ज़माने में टीचर्स जो चुनाव ड्यूटी पे जाते थे वो थर-थर कांपते थे। हमारे एक हाई स्कूल के टीचर थे, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो हाई स्कूल टीचर थे, चूँकि वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे, वो अपने बूथ पर कुर्सी से खुद ब खुद डर से गिर गए क्योंकि दूसरा आदमी बम लेकर आया हुआ था। नहीं, मैंने भी अपने रिश्तेदारों में सुना है, कुर्सी के नीचे छुप जाते थे, बंदूक लेकर के लोग आ जाते थे बूथ लूटने के लिए, पानी डालने के लिए, सही सर यहाँ दो नैरेटिव है। अगर आपकी बात कंप्लीट होगी तो मैं इसको करूं। वो चुनाव उस टाइम पे हम लोग उस दौर में देखे हैं कि बैलेट बॉक्स में स्याही डाल दिया जाता था। शाम होते ही सारे जितने भी जो बूथ वाले एक साथ हो जाते थे और बोलते थे भैया अब ये लोग हो गया, अपना अपना बांट लो और उसके बाद मुहर मारना शुरू कर दो। ये होता था। सवाल ये है कि नैरेटिव अब तो ये बनाया जा रहा है कि बूथ लूटेगा कौन? भाई बूथ कौन बचाएगा? आप ये बोल रहे हैं कि पुलिस और सिक्योरिटी का तगड़ा इंतजाम है। अब तो विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि भैया वही तो बूथ लूटवा रहे हैं। अब तो दूसरे तरीके के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक चोरी हो, इलेक्ट्रॉनिक चोरी बोला कि भाई वो मुस्लिम वोटर या किसी भी विशेष कास्ट के वोटर को वोट डालने नहीं दिया जा रहा और उसमें पुलिस मदद कर रही है। ये तो एक अलग तरीके का नैरेटिव हो गया। लेकिन विपक्ष जो कह रहा है, अभी जैसा राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। हाँ, और डिजिटल तरीके का। देखिए, ये बात सच है कि जिस तरह से हाल का बिहार का एसआईआर हुआ है, इससे पहले भी यानी 1952 से एसआईआर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ है। पिछली बार जो लास्ट जो एसआईआर बड़े पैमाने पर हुआ, कम से कम 8 राज्यों में हुआ था और चुनावों से कम 4 महीना या 2 साल से, हाँ 2 साल से 4 महीना के बीच में, यानी इतने दिनों का फासला था बिहार। और ठीक है, किसी अधिकारी ने कुछ दावे किए, क्योंकि वो दावे हमारे सामने नहीं है, विपक्ष की तरफ से कोई उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है, तो हम उन दावों पर नहीं जाएंगे। लेकिन पहले फिर भी इस बात का ख्याल रखा जा रहा था कि ऐन चुनाव के वक्त में ठीक है हम बेईमानी न भी करें, लेकिन हम बेईमानी होने का मतलब एहसास जहन में ख्याल ही क्यों लाने दें, बल्कि इंसाफ जो होना नहीं चाहिए, इंसाफ होते हुए दिखना चाहिए। हमारे सिस्टम को ऐसा काम करना चाहिए जिससे ये जनता में भरोसा जाए कि नहीं, हम लोग बिल्कुल फेयर एंड फेयर हैं। चुनाव आयोग ने जिस तरह से ये एसआईआर लेकर आई और जिस तरह से उसने दलीलें दी, जिस तरह से वो ज़बरदस्ती अड़ी रही, इससे तो चुनाव आयोग के साथ को बहुत ज़्यादा मतलब धक्का लगा है। और चुनाव आयोग पर जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए हैं, ये भारत के लिए, हमारे लिए, सबके लिए चिंता की बात है। तीर्थेश जी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं तो जैसा कि आपने आंकड़ा एक दिया था कि 22 लाख लोग करीब करीब ऐसे हैं जो मृतक हैं और उनका नाम इस लिस्ट से हटाया गया है। 22 लाख 34 हजार, 22 लाख हम मान लेते हैं मोटा मोटी एक फिगर। और अभी हमने पिछले साल मई 2024 में लोकसभा का चुनाव देखा, महज 1.5 साल का ये फर्क है।
उस वोटर, क्या 1.5 साल में ये 22 लाख लोग मरे? नहीं मरे। है ना, 22 साल में तो SIR हुआ ही नहीं। तो 2003 विपक्ष यही तो सवाल उठा रहा है ना कि जब एंड टाइम चुनाव का आ गया है, बिहार चुनाव, ये आप रिवीजन कर लिए होते लोकसभा से पहले, और कम से कम प्रोसेस शुरू कर दिए होते। डेफिनेटली अविनाश, मैं आपकी बात को और रख रहा हूँ। 24 जून को ये ऑर्डर आया जो कि SIR करवाया जाएगा, और दूसरे दिन से SIR शुरू हो गया, जुलाई तक का। यानी उस समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा जो आज़ाद जी जो बता रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं इलेक्शन कमीशन ने किया, तो ये माइनस कॉन्फिडेंस में चला गया इलेक्शन कमीशन। अगर वो कंसल्टेशन कर लेते, जो क्या ऐसे ऐसे करवाया जा रहा है, आप लोग भी सहयोग दें। हालांकि 12 पॉलिटिकल पार्टीज़ के करीब बहुत सारे बूथ लेवल में एजेंट्स सब हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, एक्टिव हैं, तो वो करवाया जा सकता था, वो नहीं किया गया। वो कॉन्फिडेंस को, इलेक्शन कमीशन के कॉन्फिडेंस को लेकर चिंता जताई जा रही है उसी को। अच्छा, इसमें मैं एक अपना व्यक्तिगत अनुभव जोड़ देता हूँ। मैंने एक अधिकारी से पूछा, रिटायर्ड है वो, कि 2003 में जब आप लोगों ने बिहार में SIR किया था, इस तरीके का रिवीजन किया था, और 2025 में रिवीजन किया था, उसमें आपको फ़र्क क्या समझ में आता है? तो उन्होंने कहा था कि SIR हमें 2003 में जब किया था तो न तो चुनाव आयोग को कोई क्रेडिट लेना था उसका कि हम कुछ कर रहे हैं, और न किसी अधिकारी को क्रेडिट लेना था कि हम कुछ कर रहे हैं। हमने किया, लागू किया, चुपचाप चुनाव हो गया, काम खत्म हो गया। इस बार हो ये रहा है कि हम जो कर रहे हैं उसका ढिढोरा पीट रहे हैं, इतना ज्यादा उसको पॉलिटिसाइज कर दिए हैं, खुद का क्रेडिट लेने की होड़ में, कि ये सारा हंगामा हो गया है। क्या आजाद जी कुछ ऐसी बात है? नहीं, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है कि असल में हाल के दिनों में जो सियासत जिस तरह से बदली है और हर चीज़ को क्रेडिट लेने का जिस तरह से शोर बरपा हुआ है, इसने हमारे चुनाव को बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब यानी ख़राब हाल में पहुँचा दिया है। और इस तमाम चीज़ों में मैं फिर वो बात मुझे दोहरानी पड़ रही कि चुनाव आयोग का जो काम था वो बहुत ही मुनसिफाना यानी इंसाफ पसंद काम नहीं था, और इसलिए ये दिक्कत इसकी जो आप देखेंगे कि चुनाव के दौरान में विपक्ष इस बात को मुद्दा बनाएगा, और इस मुद्दे पर मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हाँ, हमें शायद ज़्यादा वोट परसेंटेज भी हो, और जो तबका जिसका वोट है, गरीब लोगों का तबका जिसको जो वोट इधर करते हैं, वो ज़्यादा खुलकर बाहर आएंगे, और शायद चुनाव आयोग को वहाँ से कुछ जवाब मिल पाए। इसीलिए आज़ाद जी, जब अब जो पैन नेशनल लेवल पर ये SIR करवाने की बात आ रही है, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से सूत्रों के हवाले से ये कहा गया क्योंकि आप कंसल्ट करके पॉलिटिकल पार्टी से तब करवाया जाएगा, और ये भी कहा जा रहा है सबसे पहले दिल्ली में ही होगा। नहीं, मैं इसीलिए इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 2026 में हम 2 बड़े स्टेट में चुनाव देख पा रहे हैं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, और असम भी और है, जहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन का बहुत ज्यादा मैं असम को इसलिए, छोटा स्टेट है, छोटे स्टेट की बात नहीं है, असम में इसलिए है कि असम की सत्ता केंद्र की सत्ता से मिलती जुलती सत्ता है। पश्चिम बंगाल, जहां पे जो भी अधिकारी है, अगर आप SIR लागू करने की बात करते हैं, तो जो आपके स्टेट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, जो जिले का DM होगा, जो BLOs होंगे, जो भी अधिकारी, जो IPS होंगे, वो सब के सब रिपोर्ट कर रहे होंगे मुख्यमंत्री को, जो कि आपका ओपोनेंट है। तमिलनाडु में आप करेंगे, वो आपका ओपोनेंट है। बिहार में आपने आसानी से इसलिए कर लिया क्योंकि आपकी कोalition की गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार आपके मुख्यमंत्री हैं, उनके समर्थन से केंद्र में सरकार चल रही है, कोई वैसा हंगामा बर्पा नहीं हुआ। और जितना हम आप लोग सब लोग ममता बनर्जी को समझते हैं, क्या आपको लगता है कि बंगाल में इतना आसान होगा? नहीं, दोनों लोग, MK स्टालिन भी, दोनों ने मुखर विरोध किया था SIR, यानी इस और MK स्टालिन राहुल गांधी के रैली में भी बिहार गए, बिहार में भी आए थे MK स्टालिन। तो यानी इस देश में इस वक्त जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ जो सबसे बुलंद आवाज़ है, जो 2 बुलंद आवाज़ है, वो एक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं और दूसरे तमिलनाडु में स्टालिन है। और ममता बनर्जी के पास वो जादू है, जो जादू मोदी के पास भी है, भाषण शैली की या लोगों को मतलब अपने करीब अपनी बातों से लाने का। तो ममता बनर्जी भी उसी तरह की वक्ता हैं अपने क्षेत्र में, और वो तो स्टेज पर अपना घूम घूम कर उनके बोलने का हिसाब रहता है। तो इसलिए बंगाल की लड़ाई, और बंगाल जो खासकर ये कहा भी जाता है कि राजनीति में सबसे ज़्यादा चेतना वाला राज्य है, और वहाँ हर बार चुनाव में लोग आज भी मरते हैं, मतलब
यानी हाँ, सबसे उससे ज्यादा पॉलिटिकल हिंसा हाँ, केरल political और पश्चिम जो बंगाल। हिंसा वाली जो लड़ाई सबसे ज्यादा अगर इस देश में अभी कहीं हो रही है राजनीति में, चुनाव में, तो वो बंगाल उसमें नंबर 1 पर होगा। बंगाल और केरला दोनों। तो ऐसे राज्य में कोई भी मतलब इस तरह का कदम उठाना, एसआईआर करना, वहां पर एक टेढ़ी खीर भी होगी और अधिकारी से लेके हर कोई बिल्कुल पार्टी बनकर वहां पे, यानी सारे कोई भी फेयर की बात किसी से उम्मीद करना वहां पर मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि हमने ये भी तो देखा है, सीबीआई की टीम गई तो उसको विरोध का सामना करना पड़ा, ईडी की टीम गई तो उसको विरोध का सामना करना पड़ा, संदेश खाली से लेकर के हमारे पास तमाम उदाहरण हैं जब केंद्र की टीम जाती है और वहां पे वो फंस जाती है। अच्छा, ये कितनी मतलब ये बात अविनाश भाई कितनी हास्यास्पद लग रही है। मतलब हम लोग चर्चा कर रहे हैं और किस प्रक्रिया में चर्चा कर रहे हैं, जिस प्रक्रिया जो सतत प्रक्रिया है, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो हमारा निर्धारित करता है कि भाई देश में लोकतंत्र बहाल रहे, हर वोटर को मताधिकार का अधिकार मिले, लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस प्रक्रिया पे कि बताइए वो घातक होगा। मतलब किस स्थिति पे ला दिया है चुनाव आयोग जैसी बॉडी को और तमाम दूसरे संस्थाओं को कि लोग उस पे शक की निगाह से देखने लगे हैं। ये तो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए ना। उसमें तो मुझे लगता है कि दोनों जिम्मेदार है ना, सब जिम्मेदार है। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी जब भी जिसकी सरकार रहती है वो संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करती है और ये काम कांग्रेस पार्टी बखूबी अंजाम देती थी। नरेंद्र मोदी बहुत लंबे और बड़े वादे करके आई थी, इन्होंने भी उसी मतलब कड़ी को और आगे बढ़ाया और चुनाव आयोग को उस वक्त और कमजोर किया गया जब चुनाव आयुक्तों के सिलेक्शन में सरकार ने नियम में बदलाव लाए और उसके सिलेक्शन प्रोसेस से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया गया। तो ये अपने आप में ही सरकार का है कि उस संस्था पर किस तरह से कंट्रोल करना है या खासकर उसके चीफ की नियुक्ति में अपना दखल किस तरह से बढ़ाना है। ये इस पे तो हमेशा विपक्ष सवाल उठाते रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ये भी कहती है कि हमने जब नियम बदले हैं तो भाई नेता प्रतिपक्ष को भी उसमें रखा है। नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने उस मीटिंग में जाने से पहले मना कर दिया था। बोले भाई हम जाके क्या करेंगे, भाई जब 3 में से 2 उन्हीं के हैं तो क्या करेंगे, तो हम वहां करेंगे क्या? वैसे जिसकी सरकार होती है उन्हीं के लोग इस तरह के मतलब ये तो कमोबेश हमेशा आरोप लगते रहे हैं। टीएन सेशन पे भी तो ये आरोप लगे भाई, वो उसमें तो सारे आरोप लगे थे और उसको ये कम भी किया गया, 2 और चुनाव आयुक्त लाए गए। पहले भी 3 चुनाव आयुक्त पहले भी थे, बीच में चुनाव आयुक्त 1 कर दिए गए थे। फिर बाद में जब यानी टीएन सेशन के दौर में जब देखा कि चुनाव आयुक्त बहुत ज्यादा पावरफुल अपने आप को हो रहे हैं तो दरअसल उनको कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। वो शायद ये जनता दल की सरकार थी, लालू यादव जनता दल के अध्यक्ष थे 96 में और उसी का लालू ने झेल चुके थे टीएन सेशन को, तो उसके बाद उसको डैमेज कंट्रोल कहानी वो यूपीए गवर्नमेंट में ही तो हुआ था सर ये अमेंडमेंट। नहीं, नरसिम्हा राव 1993 के नहीं, उसमें टीएन सेशन नरसिम्हा राव से भी लड़े थे कि वोटर लिस्ट पे फोटो नहीं लगाओगे तो हम चुनाव कराने ही नहीं देंगे तुमको, मना कर दिया था इलेक्शन से। नहीं, देखिए बहरहाल वो एक सच्ची बात यह है कि चुनाव आयुक्तों की संख्या बढ़ाई गई थी कि कम से कम एक जो चुनाव आयुक्त हो उसमें सारा कंट्रोल नहीं हो। और देखिए संख्या बढ़ाने का ये मामला हुआ कि पिछले जब चुनाव में हमें एक चुनाव आयुक्त को इस्तीफा हुए देते हुए हमने देखा और उसका कारण भी बहुत स्पष्ट था कि उन्होंने एक फैसले पर अपने डिसेंटिंग नोट दिया था। तो ये बात सही बात है कि इससे ये साबित भी हुआ कि जितने चुनाव आयुक्त होंगे उससे हमारे जो सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा वो शफाफियत आएगी, मतलब वो ज़्यादा फेयरनेस उसमें होगा। हाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है जो क्या इंडिविजुअल का कैसा अपना परफॉर्म करते हैं। लेकिन बिहार ऐसा है यार, हाँ वापस लौटते मुद्दे पे थोड़ा सा भटक गए हैं, इतिहास में चले गए हैं, मुद्दे वर्तमान में आते तो हैं। अगर आप देखिए तो अभी जैसे अब नेक्स्ट वीक ये कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगी डेट। सबसे पहले तो 3, 4 और 5 को बिहार जाएगी, फिर है ना हो सकता है 6, 7, 8 के बीच में अनाउंस करेगी और 7 को सबसे बड़ी बात है जो कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करने वाला है। चलिए फाइनल कमेंट आजाद जी की साथ, क्या हम इस पे अगली बहस या अगला जो एक्शन हो रिएक्शन होगा वो 7 तारीख के बाद असल में देखने को मिलेगा? देखिए अभी हमें कल परसों से ही जैसे ही ये डेटा पूरा रिलीज होता है तो शुरुआती दौर पर जो रिएक्शन होगा, कुछ लोगों के अगर नाम कटे होंगे और फिर अभी चुनाव मैंने कहा कि वक्त है तो तमाम पार्टियां ऐसे लोगों को शायद जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा होगा उनके नाम कट गए होंगे तो उनको पकड़ कर लेकर आएंगे कि देखिए भाई ये आदमी जिंदा है, सारे इनके पास सर्टिफिकेट है और इनका नाम कटा हुआ है। उस वक्त चुनाव आयोग को दिक्कत हो सकती है
कि फिर वो कैसे, क्योंकि इतने बड़े वोटर्स को 1 महीने के अंदर में सब कुछ कर देना ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल काम था। और इस मुश्किल काम में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं और रह भी गई होंगी और ये बात आएगी। तो मुझे लगता है कि कल ही हमें बहुत ज़्यादा नहीं, आज रात भर में लोग जो है जगह जगह पर यानी अपना अपना डेटा निकाल लिए होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज पर एनालिसिस कर ली होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई हुई है। इससे एआई पर बहुत सारे हेल्प लिए जाएंगे, डेटा को चेक किया जाएगा और उससे कुछ नतीजे आपको कल फर्स्ट रिएक्शन मिल जाएगा। अगर कोई बड़ा मामला होगा तो शायद हम कल से ही इस पर पूरी बहस तेज हो जाएगी। एक नतीजा मैं बताता हूँ शकील जी कि कल क्या होगा, जो मेरा अपना अनुमान है। ओवैसी कहेंगे कि मुसलमानों के नाम जानबूझकर काटे गए हैं और बीजेपी कहेगी कि जिनके नाम काटे गए हैं वो घुसपैठी है। क्या ऐसा होने की आशंका है आपको भी? अब मुझे ये लगता है अविनाश जी कि कहीं ये ना हो जाए कि सारी पार्टियां, जितनी विपक्षी पार्टियां वो ऑब्जेक्शन कर रही थी, वो ये बोले कि देखिए सर पे मैंने सवाल उठाए, अगर सवाल नहीं उठाते, आपके वोट के लिए लड़ाई सड़कों पे नहीं उतरते तो ये 21 लाख वोटर नहीं जुड़ते। तो मैंने जुड़वा दिया, खुश हो जाइए। जिनके नाम पहले कट गए थे उनके जुड़ गए हैं और बस चुनाव की जय जय कीजिए। तीर्थेश जी, राहुल गांधी इसको अपनी जीत की तरह देखेंगे? मुझे नहीं लगता 21 लाख वोटर जो जुड़े हैं, नहीं वो अभी है ना, मैं भी कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, 69 लाख पर ज्यादा जोड़ देंगे, 69 लाख पे ज्यादा जोड़ देंगे। और अभी जब वो वापस विदेश से वापस लौटेंगे हो सकता है फिर वो इंटेंसिफाई करें इस प्रोसेस को। वो जब तक विदेश से लौटेंगे, आंकड़े को प्रोसेस करेंगे, तब तक तो यहाँ बयानबाजी हो चुकी रहेगी, इलेक्शन के डेट अनाउंस भी हो गए होंगे। बहरहाल हम अपनी इस बातचीत को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चूंकि आंकड़े अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, उन आंकड़ों को प्रोसेस किया जा रहा है। चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर रहा है। हम भी अपने तय कोशिश कर रहे हैं उन आंकड़ों का विश्लेषण करने की, ये जानने समझने की कि जिनके नाम जुड़े हैं वो कौन हैं, जिनके नाम कटे हैं वो कौन हैं, और आखिर अब इसमें चुनाव वाली जो पार्टियां हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। जो भी होगा वो सारे अपडेट के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी और कल एक बार इस मुद्दे पर भी बात होगी और कल बात होगी पावर स्टार पवन सिंह की। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।